करना चाहेंगे। कॉटन के बारे में हमने बात की, साथ ही पैडी के भी बारे में। जिस तरह का एमएसपी हाइक है, आपका क्या व्यू है और आपके टॉप ट्रेड्स क्या हैं? मंजिला जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, कॉटन के प्राइस एमएसपी में जो इंक्रीमेंट किया गया उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमने देखा कि आज कॉटन सीड ऑयल केक में एक गिरावट देखने को मिली। हमें लगता है कि अभी जो सेंटीमेंट है, क्योंकि एमएसपी बढ़ा तो डेफिनेटली एकरेज भी बढ़ेगा और आगे प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर अभी और देखने को मिल सकता है कॉटन सीड ऑयल केक में। तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह रहेगी, करीबन 2500 के आसपास बिकवाली करें, 2580 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 2350 तक मुझे लग रहा है कि देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी पिक टर्मरिक रहेगी। कल हमने अच्छी खासी टर्मरिक के अंदर एक रिकवरी देखी थी, तो टर्मरिक के अंदर खदारी का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 7500 में। 7350 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 8000 तक देखने को मिल सकता है। तो ये दो टॉपिक हैं जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में है। अनुज, एमएसपी बढ़ा है और दूसरी तरफ मॉनसून का ऑनसेट भी आज यहां पर हो गया, जिस तरह से आईएमडी ने कहा है। इसका असर और किसी कमोडिटी पे आप आता हुआ देखते हैं? डेफिनेटली जो मानसून का इम्पैक्ट है वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ग्वार पे आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आगे ग्वार की क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट रखती है और हमने देखा है कि ग्वार में हायर लेवल पे कुछ बिकवाली आती हुई दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ग्वार एक कमोडिटी हो सकती है जिसमें बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से ग्वार ने 5500 का स्तर तोड़ा है, एक अच्छा सपोर्ट था। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो मुझे लग रहा है कि नीचे 5200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार के अंदर भी हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है। अच्छी खासी गिरावट ग्वार में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। राजस्थान में लगातार बारिश भी है और बिकवाली की एक्सपेक्टेशन यहां से भी आती हुई। नवनीत, आप कैसे देखते हैं अपने बाजार? क्योंकि मुनाफा वसूली हमने यहां पर मेटल्स में आते हुए देखी। कच्चा तेल एक रेंज में फंस रहा है। 13 को यहां पर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है, 14 को यूएस फेड की मीटिंग है। उससे पहले आप कैसे कर रहे हैं कारोबार? जैसे राइटली पॉइंटेड, आने वाला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और उससे पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन या पॉज मोड में है। हमने देखा थोड़ा बहुत गेंस इवेपोरेट हो गए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस में, और बेस मेटल में भी लास्ट कुछ दिनों में जो गेंस देखने मिल रही थी वो थोड़ी सी कमती नजर आ रही है। मेरा बायस ये है कि शॉर्ट टर्म में सिल्वर में थोड़ा सा और करेक्शन गहरा सकता है और बिफोर द इवेंट आपको एक बार 71,000 के नीचे के भाव देखने मिल सकते हैं। तो 72,500 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 73,100 का आप स्टॉप लगाए एंड 71,700 71,500 तक के टारगेट नीचे में देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस लास्ट कुछ दिनों में एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 61 ऑन द लोअर साइड एंड 63 ऑन द हायर साइड, ये रेंज में 71 एंड 73 ऑन द हायर साइड लोअर साइड में ये रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है WTI पे। अगर मैं डोमेस्टिक लेवल्स की बात करूं तो 6,000 के आसपास बाय किया जा सकता है। यहाँ पर एक बार 6100 6150 तक के लेवल्स पॉसिबल है और जब तक 5880 5900 नीचे में नहीं टूट जाता है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनाए रख सकते हैं। नवनीत, मेटल्स कैसे देखेंगे आप? क्योंकि यहाँ पर पूरा फोकस इस वक्त चाइनीज स्टिमुलस पे है, जो कि काफी समय से बात तो हो रही है लेकिन आया नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में कुछ कुछ खबरें आते रहती है चाइनीज स्टिमुलस के ऊपर, बट फुल ब्लोन जो इम्पैक्ट मेटल पे हमको देखना मिलना चाहिए वो अभी तक देखने नहीं मिल रहा है। शुरुआत साल की बहुत अच्छी रहती, जहां पे चाइनीज ओपनिंग को लेके बहुत बिग बैंग अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड थे और मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न्स भी दिया था बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। बट वहां से इंक्रीमेंटली हमने देखा कि सारे मेटल्स बहुत शार्पली करेक्ट हो चुके हैं। सबसे वर्स्ट इंपैक्टेड मुझे लगता है जिंक है, जो कि करीब करीब 34-35% डाउन है पीक से, यूरोपियन डिमांड की वजह से और चाइनीज डिमांड दोनों की वजह से। लार्जली मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक ड्यू हो सकता है बिफोर वी अप्रोच द इवेंट, या जब तक हमको स्टिमुलस देखने मिले तब तक एक छोटा मोटा पुल बैक हम ऑलरेडी अंडरवे है और थोड़ा सा और देखने मिल सकता है। बट बॉटम हो गया कि नहीं ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट अगर 2-4-5 दिनों के लिए कुछ ट्रेड लेना है तो बाय साइड पे रहना ज्यादा बेहतर है। ऑलराइट, तो खरीदारी करके फिलहाल मेटल्स में काम करना चाहिए। बहुत लंबी तेजी की उम्मीद नहीं है और जैसे कहा गया कि अगला हफ्ता यहां पर काफी हैपनिंग रह सकता है ज्यादातर कमोडिटीज के लिए, तो उस पर एक नजर भी रहेगी। नवनीत, अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार। नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। इसमें धान और कॉटन दोनों शामिल हैं। ऐसे में जब देश में मॉनसून ने आज दस्तक दी है, किसानों ने धान की बुआई शुरू नहीं की है और अब सप्लाई बढ़ने से कीमतों में कॉटन में यहां पर हमने गिरावट आते हुए भी देखी है। तब बाजार ये भी मान रहा है कि कीमतें थोड़ी और गिर भी सकती हैं। एमएसपी बढ़ने का कीमतों पर कितना असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल के अनुज गुप्ता, ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनीष डागा और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है और कॉटन से ही शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि दोनों स्टेपल
स्टेपल्स जो है मीडियम एंड शॉर्ट, हमने यहाँ पर 9 से 10% यहाँ पर एमएसपी बढ़ता हुआ देखा है। हिमांशु, कैसे देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस एमएसपी इंक्रीज को? ऑन द हायर साइड है कॉटन, और जिस तरह से पिछला एक साल रहा है, जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, एमएसपी के क्या मायने रह सकते हैं? जी, एमएसपी से रिलेटेड जो धान पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने 143 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है, जो कि करीबन 7% है। इससे हम एक्सपोर्ट मार्केट में इंडियन राइस को थोड़ा सा इनकॉम्पिटिटिव होते हुए देखते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंडियन राइस एक्सपोर्ट फिगर जो हम पहले से बोल रहे थे उस पर काफी गिरावट देखने मिलेगी हमको, क्योंकि 30 से $40 पर मेट्रिक टन का प्राइस इंक्रीज आ जाता है, प्लस जो 20% ड्यूटी लगी हुई है राइस पर। तो मुझे नहीं लगता इंडियन राइस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा एशियन कंटेम्पररीज के सामने। तो प्राइजेस में हम करीबन आप मान के चलिए कुछ 250 से 300 रुपए क्विंटल, यानी 2500 से 3000 रुपए टन की बढ़ोतरी देख सकते हैं। जैसे आपने कहा हम कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, एज ऑफ नाउ जिस तरह की नीतियां हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि राइस की प्रोक्योरमेंट या राइस की जो अवेलेबिलिटी है उसको लेकर कुछ चिंताएं रही हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट में किस तरह के क्यूज हैं? डोमेस्टिक मार्केट में जो रबी सीजन में पैडी आया था वो पैडी काफी हद तक किसान अपने ही पास रख रहे हैं, क्योंकि एमएसपी पर इंक्रीज की बढ़ोतरी की उम्मीद थी। तो उसी हिसाब से लग रहा है कि ये होर्डिंग हो रही है, जो कि जब एमएसपी बढ़ जाएगा तो ये गवर्नमेंट को बेचना चाहेंगे किसान। और साथ ही साथ पर एकड़ जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है कुछ स्टेट्स में, उस पर भी इंक्रीमेंट आया है। तो हम काफी अच्छी खासी गवर्नमेंट बाइंग में आने वाले खरीफ सीजन में हम बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मेजर जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं सब जगह गवर्नमेंट के जो प्लान्स है काफी एग्रेसिव प्रोक्योरमेंट के हैं। तो गवर्नमेंट बाइंग के कारण लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबिलिटी का में हमेशा दिक्कत होने की आशंका है। हिमांशु, राइस की जो बात है, हमने 7% का इजाफा यहाँ पर एमएसपी पे आता हुआ देखा है। क्या एक्सपेक्टेशन थी ट्रेड को और क्या उसके मुताबिक है ये? उससे काफी ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से तो हम कहेंगे काफी ज्यादा है। 4 से 5% बढ़ोतरी जो हर साल होते आई है उसके बनस्पत 7% की बढ़ोतरी काफी ज्यादा है। इसी कारण जो मैंने पहले कहा कि हमारा राइस अब इंटरनेशनल मार्केट में शायद कॉम्पिटिटिव ना रहे। अगर गवर्नमेंट 20% ड्यूटी पर वापस से विचार करे तो शायद कॉम्पिटिटिवनेस वापस आ सकता है, बट अभी तो इसका अंदेशा नहीं लग रहा। हिमांशु, साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट्स फिलहाल यहाँ पर किस तरह की हैं और कैसे नंबर्स हमने बनते हुए देखे हैं पिछले कपल ऑफ क्वार्टर्स में? कपल ऑफ क्वार्टर्स, लास्ट क्वार्टर तो फिर भी ठीक था, बट आने वाले क्वार्टर में गंभीर समस्या दिखती है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी वीक हो चुका है बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। और हमारा जो अब ये एमएसपी के कारण मार्केट लोकल सेंटिमेंट काफी बुलिश है, तो उस चक्कर में बेचने में भी एक्सपोर्टर्स सोच रहे हैं, एंड डेस्टिनेशन भी ऐसे प्राइजेस को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बीते क्वार्टर्स में तो बिजनेस अच्छा हुआ है, बट आने वाले क्वार्टर्स चिंताजनक है। और अगर जैसे आपने कहा कि हम बहुत कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो अगर हम ग्लोबल मार्केट से अपने आप को कंपेयर करें तो कितना प्रीमियम पे है इंडियन राइस? इंडियन राइस एट पार आ गया है। पहले डिस्काउंट पर था, तभी हमने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है 21 मिलियन टन का, बट अब हम एट पार आ गए हैं। तो अब ये क्वांटिटी हम डिवाइड होता हुआ देखते हैं। तो इंडियन राइस का जो ओवरऑल फिगर था टोटल 21 मिलियन का, जिसमें से गैर बासमती 17 मिलियन था, ये मुझे 11 से 12 मिलियन तक घटता हुआ दिख रहा है। एंड हिमांशु, जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, किस तरह की कंजम्पशन आप आता हुआ देखते हैं? क्योंकि ज्यादातर कमोडिटीज में अब ये माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन कंजम्पशन के नंबर सरकार की तरफ से आते हैं थोड़े से ऑन द बुलिश साइड होते हैं। इंडस्ट्री कैसे देखती है इन डोमेस्टिक नंबर्स को? कंजम्पशन बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे जो फ्री राइस का स्कीम निकालते हैं उनको किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना अग्रेसिवली उसको मार्केट करते हैं। बिकॉज कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में 10 kg एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। आने वाले समय में आंध्र और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से भी ऐसी कुछ उम्मीद की जा रही है। तो कंजम्पशन का फिगर बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट लोकल मार्केट में जो फ्री राइस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन की क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं। बिकॉज जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसमें तो कोई बहुत ज्यादा चेंज है नहीं, बट प्रोडक्शन हमारी हर साल बढ़ रही है। तो राइस अवेलेबल होना चाहिए, अनलेस गवर्नमेंट का वो फ्री राइस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो।
ऑल्सो हिमांशु, आगे जाके अब आपको प्राइसेस इन मार्केट्स यहाँ पर कैसे नजर आते हैं? जैसे आपने कहा इंटरनेशनल में तो हम एट पार हैं, डोमेस्टिक मार्केट्स में जिस तरह की थोड़ी सी बढ़त यहाँ पर चावल के भावों में ऑलरेडी आते हुए नजर आई है, आगे कैसे रह सकती है? काफी बुलिश लग रहा है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हम पैडी सोर्स नहीं कर पा रहे हैं, पैडी होर्डिंग हो रही है बिकॉज ये जो एमएसपी इंक्रीज था लोगों को उम्मीद थी, अब तो ये उम्मीद से भी ज्यादा आया है, तो सब लोग जो रबी क्रॉप था उसको भी होल्ड करके खरीफ के सीजन में ही गवर्नमेंट को देना चाहेंगे क्योंकि रियलाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा उनको। तो आने वाले समय में प्राइस वाइज हम काफी बुलिश हैं। ऑलराइट हिमांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो पूरा पैडी और राइस के ऊपर कॉन्वर्सेशन जहां पर माना यह जा रहा है कि एक्सपोर्ट तो इनकॉम्पिटिटिव है, भारतीय बाजारों में भी यहां पर किसानों ने होर्डिंग करी है, वो खरीफ के समय पे हायर एमएसपी पे अपना चावल यहां पर बेचना चाहेंगे। ट्रेड के पास बहुत ज्यादा नहीं है और अगर है भी तो एज ऑफ नाउ वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। ये तो बात हुई चावल की, जहां पर हमने करीबन 7% का इजाफा एमएसपी में आता हुआ देखा है पैडी के लिहाज से, जिसकी एक्सपेक्टेशन 4 से 5% की थी। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहां पर कॉटन की कर लेते हैं। हमारे साथ मनीष डागा जी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कॉटन में किस तरह का एमएसपी आएगा और क्या 10% आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है? जी, उम्मीद तो थी और उम्मीद पे बिल्कुल खरी उतरी है सरकार। बहुत ही सकारात्मक स्टेप है किसानों के लिए। मैं उसे 10% की बढ़त कोई छोटी बढ़त नहीं है और बहुत ही समय पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। मनीषा, क्या ट्रेड 10% एक्सपेक्ट कर रहा था या आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है ये? नहीं, इलेक्शन ईयर होने की वजह से उम्मीद तो थी, लेकिन ट्रेड 5 से 6% एक्सपेक्ट कर रहा था और किसानों को 9 से 10% की उम्मीद थी, तो 9 से 10% ही बनाया। अब इन प्राइसेस से आपको क्या लगता है आगे जाके ट्रेड किस तरह से होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है कॉटन की पिछले 1 साल में, आपको लगता है कि ये एमएसपी एनकरेज करेगा किसानों को सोइंग के लिए? जी, इसीलिए मुझे बताया कि टाइमिंग बहुत सही है। सोइंग का समय है, जो मेजर सोइंग एरियाज है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, वहां पे ये सोइंग का समय है। तो इस बुआई के समय पे एमएसपी डिक्लेयर होना, आज से अगर 15-20 दिन बाद भी होता तो इतनी असर ना होती। और 2 दिन पहले ही इसी कार्यक्रम में हमने जिक्र किया था कि शायद इस साल बुआई का क्षेत्र ना बढ़े महाराष्ट्र, गुजरात में, लेकिन दिस कैन बी द गेम चेंजर। ये जो समय पे डिक्लेरेशन हुआ है तो काफी किसान कपास की तरफ फिर से मूव करेंगे। मनीष, अगर पिछले साल की बात करें तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन को लेकर और उसके बाद हमने देखा कि 2, 3, 4 बार यहाँ पर डाउनवर्ड रिवीजन होता हुआ नजर आया कॉटन की क्रॉप का। उसके बावजूद भी प्राइसेस गिरे हैं, वो इसलिए क्योंकि मांग सामने नहीं है। लेकिन पिछले साल से क्या लर्निंग्स हैं? पिछले साल से सबसे बड़ी लर्निंग है कि वी हैड ओवर एस्टिमेटेड द सप्लाई एंड अंडर एस्टिमेटेड द डिमांड लास्ट ईयर। तो बहुत सारी डिमांड थी, सप्लाई उतना आया नहीं है। भारत की उपज और उत्पादन दोनों, मतलब यील्ड और प्रोडक्टिविटी दोनों पे सवाल हुए हैं कि क्या हम कंसिस्टेंटली डाउन जा रहे हैं। तो ये जो एमएसपी का डिक्लेरेशन है ये उसको भी थोड़ा कवर करेगा कि क्षेत्र तो बढ़ेगा और किसान को खर्च करने की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत में अगर उत्पादन नहीं बढ़ता है तो हम एक नेट इंपोर्टर कंट्री बनने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे कपास में। तो अगर ये एमएसपी है और अगर लास्ट ईयर को यहाँ पर देखा जाए कि क्या आपको लगता है किस तरह की क्रॉप फिर सामने आ सकती है? आई नो इट्स वेरी अर्ली डेज, शायद मुश्किल हो, लेकिन क्या है रुझान, क्या है ऑन ग्राउंड रुझान? आप अगर सोइंग की तरफ देखें तो लास्ट ईयर जितना भी हो और लास्ट ईयर से 3 से 4% अगर बढ़ता भी है तो 130 लाख हेक्टेयर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और कपास में जो इस साल कंटिन्यूस एमएसपी के ऊपर भाव मिले हैं जो दूसरे प्रोड्यूस में किसान को नहीं मिले, उसी वजह से कपास पे खर्च करने के भी किसान की मानसिकता थोड़ी ज्यादा है और ये हेल्प करेगा उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने में इस साल। मनीष जी, एक्सपोर्ट्स लेकर क्या लगता है आपको? क्योंकि हमने देखा कि पिछले साल सीजन में एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर नहीं हुए, हम कॉम्पिटिटिव नहीं थे, डिमांड नहीं थी, अपैरल एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में भी यहाँ पर गिरावट थी। जी बिल्कुल, मांग की कमी जैसे आपने बताया बिल्कुल थी और वो शुरुआत ही गारमेंट से हुई, फिर फैब्रिक तक आई और फिर सूते यार्न तक आई। इसकी पूरी असर हमें रुई के भाव में देखने मिली कि कंटिन्यूस गिरावट रही है 30 से 35% की, और वही किसानों के माल रखने की जो मानसिकता थी और बाजार में मांग की कमी थी, यही रीजन था कि ये साल थोड़ा विचित्र रहा और ये
एक सीख भी है किसानों के लिए इस साल के बहुत सारा कपास उनको पकड़ के रखने की ना उनकी ताकत है ना उनको जरूरत है। तो ये जो एक अच्छा एमएसपी है, ये एक एंट्री बैरियर जो था किसान के लिए उसको भी निकालेगा और किसान नवंबर दिसंबर जनवरी में कपास बेचने की मानसिकता रखेगा। एमएसपी की जैसे हम बात करते हैं, कितनी प्रोक्योरमेंट यहाँ पर पिछले साल हुई और क्या एक्सपेक्टेड है एज अ ट्रेंड? जी एमएसपी में बिल्कुल गत वर्ष तो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं थी। शुरू से ही कपास के भाव एमएसपी से 30 से 35% ऊंचे चल रहे थे और आखिर में भी ऊंचे ही गए। और अभी 20-25 दिन पहले ऐसा लग रहा था कि शायद एमएसपी के भाव आ जाएंगे, लेकिन अब नया एमएसपी जो 9 से 10% ऊपर डिक्लेयर हुआ है, उससे ऐसा लगता है कि इस साल अब 7,000 से नीचे कपास के भाव जो 10-15 दिन पहले चले गए थे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के नीचे, वो भी नीचे जाते अभी नहीं लग रहे हैं। और हो सकता है कि कपास थोड़ा कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए और अगर बाजार नीचे रहा तो। एक फाइनल सवाल मनीष, आगे जाके इंडस्ट्री और ट्रेड कैसे देखते हैं? किस तरह की मार्केट अब एज एन इंडस्ट्री आपको आगे जाती हुई नजर आती है? यहाँ थोड़ी दुविधा है क्योंकि जो रुई के प्राइसेस हैं वो कम है और वो इमीडिएटली बढ़ते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मांग अभी भी जितनी चाहिए उतनी नहीं बढ़ी है। और ये मांग अगर नहीं बढ़ती है तो यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। जिन्होंने ने इस साल भी पैसे खोए हैं और ये जो उनकी लड़त और लड़ाई है, शायद ये कुछ महीने और आगे चलती दिख रही है। ऑलराइट, तो ये एक थोड़ी सी कंसर्न है यहाँ पर, लेकिन एमएसपी की तरफ से यहाँ पर अच्छी खासी खुशी की लहर। जैसे मनीषा में बता रहे हैं, ट्रेड को लग रहा था 5 से 6% का इजाफा होगा, लेकिन हमें नियरली 10% का इजाफा यहाँ पर कॉटन के एमएसपी में देखने को मिला है। मनीष जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम चीजें कॉटन के बारे में हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो नवनीत और अनुज से करेंगे चर्चा।